गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लास। हमने कल पढ़ा हुआ था पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये सारे मैंने आपको समझाया हुआ था, बताया हुआ था। आज इसी के आगे आज मैं एक बार पहले सिलेबस भी आपको रिव्यू करा देता हूँ। स्टूडेंट आप देख सकते हैं हम थर्ड यूनिट में पॉल्यूशन पढ़ रहे थे इस समय, और इसमें से मैंने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन मैनेजमेंट आपको बता दिया था। और आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। कॉज कितनी जरूरी है, इफेक्ट इसके क्या है, कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं ऑफ अर्बन एरिया या इंडस्ट्रियल वेस्टेज क्या है, रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन। इस बात को आप ध्यान दें, इस पॉइंट को। यहाँ पे कहा गया है कि इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको रोकने के लिए आपका क्या रोल है, इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं कि इनको रोका जा सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, पॉल्यूशन ना बढ़े। तो ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, आप इंडिविजुअली किस तरीके से पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। और पॉल्यूशन का आज स्टडी भी आपको करना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपके जो प्राकृतिक बहुत सारे आपदाएं आती हैं, जैसे मैंने प्रीवियस में भी बताया था, फ्लड्स हुआ, बाढ़ हुआ, अर्थक्वेक हुआ, साइक्लोन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। फिर भी मैं एक बार यहाँ आपके लिखने के लिए आपको किस तरीके से लिखना है यहाँ पे बता दूंगा स्टूडेंट। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पे आप ध्यान दें स्टूडेंट, आपको स्वयं इसको लिखना होगा और आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने होंगे। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के रोकने के लिए आपने क्या रोल निभाए या क्या रोल आप करेंगे जिससे पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। इस प्रकार से हमारी थर्ड यूनिट तक यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट होगा। फोर्थ यूनिट के कुछ पार्ट में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवाइज करा दूंगा स्टूडेंट, और उसके बाद फिफ्थ यूनिट। ओके, क्योंकि फोर्थ यूनिट में ज्यादातर आपको जो है सस्टेनेबल लाइफ के बारे में है, कैसे जीना चाहिए, आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए, और वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, तो वाटर और फॉरेस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो आइए पहले हम बात करते हैं कल जो हमने पढ़ा हुआ था टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी भी मैंने आपको बताया था। आज हम बात करने वाले व्हाट इज सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट, क्या है ठोस पदार्थ जो पाए जाते हैं, वेस्टेज जो निकलता है, कचरा हमारा, उस कचरे को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे रिसाइकलिंग किया जा सकता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और उसका ट्रीटमेंट करके रिसाइकिल करके हम उसको दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक मेजर पॉइंट है, एक मेजर इशू है, क्योंकि आप देखते हैं जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि अर्बन एरिया बढ़ रहा है, उतना ज्यादा कचरा भी इकट्ठा होता है, और उस कचरे से कहीं ना कहीं कई प्रकार की बीमारियां भी जनरेट होती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी जनरेट होती हैं। उसको आपको एनालिसिस ये करना है कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे उसका रिसाइकलिंग करें, और इसके लिए बहुत से ऐसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम ये जो होते हैं उसको मैनेज करने के लिए इनके वर्क करते हैं, लेकिन हमें भी उसका सहयोग करना होगा। आप देखते हैं प्रत्येक सिटी में बहुत से ऐसे कचरे वाली गाड़ियां निर्धारित की गई हैं जो आपके घर घर पहुंचाई जाती हैं, आपसे वहां से कचरा उठाती हैं, एक जगह कहीं ना कहीं उसको डंप करती हैं, फिर उसका रिसाइकलिंग किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, या तो उसको खाद बनाया जाएगा। कई प्रकार का कचरा होता है, उसको अलग करने की भी आवश्यकता होती है, और कौन सा ऐसा कचरा है जो जलशील है, जो जल जाएगा, कौन सा ऐसा कचरा है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इसको एक मैनेज करना आपका कहलाता है सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज ए टर्म दैट इज यूज टू रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। जो ये टर्म्स है जो यूज किया गया है, किस लिए किया गया है, रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, यानी कि कचरे को इकट्ठा करना, एंड ट्रीटिंग, उसका ट्रीटमेंट करना, सॉलिड वेस्टेज जो ठोस आपका कचरा है उसका ट्रीटमेंट। इट इज आल्सो ऑफर सॉल्यूशन, साथ में उसका सॉल्यूशन फॉर रिसाइकलिंग, उसका रिसाइकलिंग करना, आइटम्स दैट डू नॉट बिलोंगिंग टू द गार्बेज और डस्ट। ऐसे आइटम कौन से हैं जो डस्ट में या डस्ट लाइट नहीं है, कूड़े में नहीं रखे जा सकते हैं,
उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं या उनका उपयोग कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसे कौन से उसके अंदर आइटम है उनको अलग करना और उनको निकालना और उनको रिसाइकिल करने की मैनेजमेंट की प्रोसेस आपकी कहलाती है सॉलिड वेस्टेज। और ये नोट्स में मैं आपके पास भेजा भी हूँ स्टूडेंट, पीडीएफ पूरी भेज चुका हूँ, आप पीडीएफ पढ़ते जाइए, आपको प्रॉपर नोट्स मैंने ये बना के भेज दिया है, हिंदी में भी है और साथ में इंग्लिश में भी है, और ये आगे का नोट्स भी ऐसे ही मैं आपको भेजता जाऊंगा। ओके, तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अपशिष्ट, जो आपका ठोस अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करना, जिसका उपयोग करना, कचरे को इकट्ठा करना और उसका उपचार और उसकी प्रोसेस आपकी कहलाती है मैनेजमेंट करना उसको। इसकी आप परिभाषा सीधा सीधा दे सकते हैं, सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट द कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द सॉलिड मटेरियल। जो आपको सॉलिड मटेरियल है उसका ट्रीटिंग का, उसको पहले कलेक्ट करना, फिर उसको ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट करके उसका डिस्पोजिंग करना, डिस्पोज कर देना, और जो यूज लाइक है उसको रिसाइकलिंग करना, डिस्कार्ड बिकॉज द सर्व एंड पर्पज ऑफ द नो लॉन्गर यूजफुल, improper disposal of the municipal solid wastage and create the, तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम भी जनरेट होती है कि यदि इस कचरे को नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनिसिपल जो भी होंगे वहाँ पे, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, यदि सही तरीके से इसको डिस्पोज नहीं करते हैं या इसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन किस में आ जाती है, टर्नेट द पोल्यूशन। और ये क्या जनरेट करते हैं, पोल्यूशन को जनरेट करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को, फिर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने लगते हैं, क्लाइमेट हमारा चेंज हो जाता है, एनवायरमेंट हमारा डिस्टर्ब करते हैं, तो और डाइसेस, कई प्रकार की बीमारियां भी इनसे पैदा हो जाती हैं। इसलिए इस कचरे को सही मैनेज करना बहुत जरूरी है, जिसमें से हमको भी इसके लिए सहयोग करना चाहिए। ओके, ये मैंने डेफिनेशन भी इसकी लिख दी है, शॉर्ट में आप डेफिनेशन भी इसकी बता सकते हैं कि इससे निपटने के लिए इसमें उद्देश्य, मेन जो उद्देश्य है इसका, कि नगर पालिका जो होती है, नगर निगम कचरे के अनुचित निपटारा के लिए बहुत सारे उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन यदि सही तरीके से उसको मैनेज नहीं करती हैं तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इन्वायरमेंट हमारा प्रदूषित होने लगता है, कई प्रकार की जनित बीमारियों बनने लगती हैं, कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाता है। इन सब से बचने के लिए हमको इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट। अब कैटेगरी ऑफ वेस्टेज, जो हमारे पास ठोस पदार्थ कचरा है उसकी कितनी प्रकार की कैटेगरी है, कितने प्रकार का होता है, वो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, आप समझिएगा। ऑर्गेनिक वेस्टेज यानी कि जैविक, जैसे किचन से जो वेस्टेज निकलता है, फूड प्रिपरेशन बनाने में, वेजिटेबल, फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स, मार्केट, ये जो आपके निकलते हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक वेस्टेज। इसी प्रकार से कॉम्बस्टेबल यानी कि जो जिन पे जलाया जा सके, कॉम्बस्टेबल का मतलब है कि जिनको जलाया जा सके और जो दहनशील होते हैं, जैसे पेपर हुआ, वुड हुआ, लकड़ी हुई, ऐसे ही पैकिंग के सामान हुए, बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। नॉन कॉम्बस्टेबल यानी कि गैर दहनशील, यानी कि जिनको जलाया ना जा सके, जैसे मेंटल हुआ, टिंच हुआ, कैन हुआ, बॉटल हुई, स्टोन्स हुए, ये तो ये विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग अपशिष्ट हैं या कचरे हैं, वेस्टेड है, उनको हमको क्या करना है स्टूडेंट, अलग अलग करना है। फिर हमको फाइंड आउट करना है कि किसको हमको रिसाइकलिंग करना है, किसको रिसाइकलिंग नहीं करना है। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायी भी होते हैं, जैसे टॉक्सिक, वेस्टेड, जहरीला कचरा भी होता है। ओल्ड मेडिसिन हुई, पुरानी मेडिसिन जो हमारी फायर हो जाती है उसको हम रख देते हैं। पेंट हुए, बहुत सारे केमिकल हम यूज करते हैं। स्प्रे कैन होते हैं जिससे खेतों में स्प्रे दवाई डाली जाती है। पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक दवाएं होती हैं, और फर्टिलाइजर होते हैं, बैटरीज होती हैं, शूज पॉलिश आती है, ये सारी जहरीली कचरे होते हैं। इनको यदि हम उसी में मिला देंगे तो कहीं ना कहीं ये एनिमल्स भी उसको खा सकते हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम कचरा डस्टबिन में रखते हैं तो उसको अलग अलग करके रखना चाहिए कि किसको हमको वेस्टेड कचरा, कौन सा टॉक्सिक है,
कौन कॉम्बी वेजिटेबल है, कौन आपका ऑर्गेनिक वेस्टेड है, या नगर पालिका जो करती है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। फिर उसमें ये फाइंड आउट किया जाता है कौन सा रिसाइकल हो सकता है, कौन सा रिसाइकल नहीं हो सकता। तो कैटेगरी ऑफ वेस्टेज में बता रहा हूँ यहाँ पर। रिसाइकेबल, जो रिसाइकल हो सकता है, दोबारा जिसका यूज किया जा सकता है, जैसे पेपर। पेपर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको मालूम है, इसको लोग बाग खरीद भी लेते हैं। बहुत से लोग कचरा खरीदने वाले आपके पास आते हैं, तो वो कौन सा कचरा लेते हैं जो रिसाइकल हो सकता है, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। ग्लास हुआ, मेटल हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सारा आपका कचरा बिक जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको हम रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन यदि हम इसको भी उसी कचरे में मिला देंगे तो ये हमारा फिर रिसाइकल नहीं होगा, हम इसका दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एसेस और डस्ट, राख जो आती है, जिसे फ्रॉम द फायर दैट आर द यूज फॉर द कुकिंग में यूज होती है, वो उसको भी हमको अलग करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वेस्टेज, जब कहीं पे काम लगा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, रोड बनती है, पुलिया बनती है, या फिर घर बनते हैं, उसमें बहुत सारा कचरा निकलता है, वो वेस्टेड, छत का कचरा, ब्रोकन, कुछ तोड़ते हैं कंक्रीट वगैरह, या मलबा पूरा, उसको भी कहीं ना कहीं हमको इकट्ठा होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमको मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट। और हार्जेड वेस्टेज खतरनाक अपशिष्ट होते हैं जो आपके खतरे के लिए, ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनको आपको बचा के रखना चाहिए। बैटरी एसिड हुई, एसिड जो आता है आपका, मेडिकल वेस्टेज होता है, मेडिकल में बहुत प्रकार के केमिकल यूज होते हैं। इंडस्ट्रीज मेडिकल से रिलेटेड जो दवा बनाती हैं वो भी एक आपका हार्जेड वेस्टेज में आती है, खतरनाक तरीके से। और यदि वो कहीं किसी एनिमल या बच्चों के हाथ में लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा, उससे भी कहीं ना कहीं उसको अलग करके रखना चाहिए। ऐसे डेड एनिमल्स हुए, मृत जानवर जो आपके रहते हैं, लाइव स्टॉक जिसको हम कहते हैं, अदर एनिमल जो पशु होते हैं, उनके शौक से भी गंदगी फैलती है, कई प्रकार के बैक्टीरिया निकलते हैं, तो उनको भी मैनेज करना चाहिए, आसपास नहीं होना चाहिए, उनको कहीं दूर हमको व्यवस्थित करने की हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, या नगर पालिका या नगर परिषद है उसको करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तब तक वो इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। बल्कि वेस्टेज भारी कचरा, बल्कि बल्क के रूप में जो आपका कचरा होता है, यानी कि भारी, जैसे आपका ट्री ब्रांचेस, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उससे जो कचरा निकलता है, कहीं गिर गया, उसकी लीव्स, पत्ती, दरार जो होती हैं बहुत सारी, वो, और साथ में उसकी ब्रांचेस बहुत सारी रहती हैं, टायर हो गए, ये जो बल्क के रूप में कचरा निकलते हैं वो भारी कचरा के रूप में रहते हैं। सॉलिड वेस्टेज, गंदा कचरा जो आपका आता है हॉस्पिटल से, ब्लड है, क्लॉथ है, ये हॉस्पिटल से मेन आता है, बॉडी से बहुत सारे जो बैक्टीरिया से रिलेटेड, जहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ तो कई प्रकार के लोग जाते हैं, तो वहाँ कई प्रकार के कचरे इकट्ठे होते हैं। तो इतनी कैटेगरी बताई गई है कचरे की, आप बता सकते हैं स्टूडेंट। और इनको हमको कहीं ना कहीं यदि फाइंड आउट कर लेते हैं, सभी कचरा अलग अलग, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग इसीलिए बाकेट रखी जाती है कि सभी कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके, और यदि वो अलग अलग कलेक्ट हो जाता है तो उसका सही ट्रीटमेंट भी होगा, रिसाइकलिंग भी होगा उसको। और यदि एक साथ पूरा ढेर लगा दिया जाएगा कहीं पे कचरे का, सब कुछ मिक्स कर दिया जाए, जितना मैंने बताया, इन सभी को यदि एक जगह में ढेर लगा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट होगी, फिर उसको हम अलग नहीं कर सकते, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, उससे कई प्रकार की बीमारियां और हेल्थ के लिए भी हमारा नुकसान होगा। स्टूडेंट ये नोट्स भी मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। और साथ में द फॉलोइंग आर द मेजर सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, हमें ये कचरा मिलता कहाँ से, इसका मेन सोर्सेस क्या है, कहाँ से हमको प्रोवाइड होता है, तो कुछ मैंने यहाँ पे मेजर सोर्सेस के बारे में बताया है। आप पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। जैसे रेजिडेंशियल, सबसे पहला तो रेजिडेंशियल आवास, जहाँ हम रहते हैं, सिंपल सा है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो कचरा निकलेगा ही निकलेगा, रेजिडेंशियल।
हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, सब्जी लाते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो वर्क हैं, जैसे फूड्स वेस्टेड हुआ, जो हमारा खाना बच गया वो भी वेस्टेज जाता है। प्लास्टिक कई प्रकार की पैकिंग आती है वो भी वेस्टेज में जाती है। पेपर हुआ, ग्लास हुआ, लेदर हुआ, कार्डबोर्ड हुए, मेटल हुआ, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हुए जो हाउस देखा जाए रेजिडेंशियल होते हैं, आवासीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे लोग बाग रहते हैं। और आज की डेट में आपको मालूम है मोस्टली जितने भी, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, सभी इसीलिए आपके पास गाड़ी भेजती है, सभी के घरों के पास लगभग गाड़ी वाहन पहुंचता है। तो उस कचरे को इकट्ठा किया जाए, यदि आप वहीं पे उस कचरे को फेंक देंगे अपने घर के आसपास, तो वहाँ पे आपको मालूम है बहुत सारे मच्छर, बैक्टीरिया, फिर धीरे धीरे कीटाणु बढ़ते जाएंगे, वो आप पे अटैक करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट होगी। यदि उसी को साफ सफाई रखा जाए, उसको कहीं ना कहीं 2-3 किलोमीटर बाद ले जाया जाए, वहाँ पे ढेर लगाया जाए, रिसाइकलिंग अलग किया जाए, फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, डिस्पोजल किया जाए, उसका खाद बनाया जाए, तो वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। तो आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, बहुत सा पैसा, बहुत से एनजीओ हमारे इसीलिए लगे हुए हैं कि स्वच्छ भारत बने, अच्छा भारत बने, क्लीन भारत बने, ये इसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। तो हमें भी उस पर सहयोग करना होगा, लोगों को भी बताना होगा, अवेयरनेस भी लानी होगी, जागरूकता भी फैलाना होगा, तभी ये हमारा जो संकल्प है वो पूरा हो सकता है। ओके, मोस्ट होम्स हैव द गार्बेज बीन्स जो होते हैं, आपका डस्ट बीन्स वो रखते हैं, उनको सही तरीके से कलेक्ट करना चाहिए और सही तरीके से सही जगह में पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। हाउस में तो कई प्रकार के इलेक्ट्रिक टायर भी हो सकते हैं, बल्ब भी हो सकते हैं, बैटरी भी हो सकती है, ओल्ड मटेरियल भी हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कौन आपका टॉक्सिक है, कौन खतरनाक है, कौन जहरीले हैं, इनको थोड़ा सा बचा कर रखना चाहिए कि बच्चों के पास न पहुंच पाए, और यदि हो सके तो उस कचरे को अलग करके रखें जिससे उसका रिसाइकलिंग किया जा सके। तो पहला पॉइंट तो इसके लिए रेजिडेंशियल हुआ। दूसरा पॉइंट इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि कंपनी, जहाँ कंपनी चलती है, आप कानपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, अभी मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ तो बहुत ढेर सारा कचरा निकलता है और वहाँ पे पैकिंग भी होती है, प्लांट की भी आवश्यकता होती है, केमिकल भी यूज किए जाते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की आवश्यकता है स्टूडेंट। कमर्शियल, व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड भी हमारे पास लिस्टेड होता है, उसको भी हमको क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। ये जो भी मैंने पॉइंट बताया स्टूडेंट, ये आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ कचरे इकट्ठा होते हैं। गोडाउन, ऑफिस, होटल, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है, बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग होती है, फैसिलिटीज इन केसेस रिफर टू होटल्स हुए, मार्केट में हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, गोडाउन्स हुए, स्टोर हुए, ऑफिस बिल्डिंग हुई, इनमें भी कई कचरे इकट्ठा होते हैं, उसको भी हमको मैनेज करने की आवश्यकता है। Generated from these places including the plastic, foods, wasted, metals, paper, glass, wood, लकड़ी, कार्डबोर्ड, मटेरियल, स्पेशल वेस्टेड ऑफ द अर्जेंट, कई प्रकार के नुकसानदायी खतरे वाले भी कचरे इकट्ठे होते हैं। अगला इंस्टीट्यूशन में भी काफी ज्यादा वेस्टेड निकलता है, जैसे कॉलेज पे, स्कूल है, कॉलेज है, ये आपका मिलिट्री है, इनमें यूज होता है। तो इनमें भी कैसे, जैसे इंक्लूड द ग्लास होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, फूड सभी बच्चे, पेपर हुआ, वुड हुआ, लगभग मोस्टली वही कचरा हर एक अलग अलग सोर्सेस से आपको मिलेगा स्टूडेंट। वही रेजिडेंशियल में भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एरिया, जहाँ पे निर्माण और ध्वस्त गिराया जाए। निर्माण, कोई मान लीजिए पुरानी बिल्डिंग है और उसको हमको डैमेज करना है, उसको हटाना है, वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कचरा निकलेगा, उसको हमको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। जहाँ लैंड खाली हो, खाली स्थान पे उसको वहाँ भरना चाहिए। तो ये भी, कहीं रोड रिपेयरिंग हो रहा हो या ब्रिज बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, उनमें भी कहीं ना कहीं
ये जो वेस्टेड है वो आपका निकलता है। म्युनिसिपल सर्विस, नगर की सेवाएं, यानी कि जो भी नगर की सेवाएं, जैसे गांव है तो वहाँ नगर पंचायत होता है, फिर नगर निगम होता है, नगर और ग्राम में नगर पंचायत में जो होते हैं प्रधान होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो उसको मैनेज कराएंगे। और जहाँ पे नगर निगम है या नगर पालिका है या फिर नगर पंचायत है, वहाँ पे जो चीफ बैठे होते हैं, आपका प्रेसिडेंट बैठा होता है, सीएमओ होता है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको मैनेज करें। और आज आजकल देखते ही होंगे क्लीन भारत के नाम से बहुत स्लोगन बनाए जा रहे हैं, स्वच्छ भारत। तो कहीं ना कहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने देश को, अपने इंडिया को स्वच्छ और स्वस्थ दोनों रखना है, जिससे जब सफाई होगी तो हमारा हेल्थ भी सही रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे हम, और हमारा देश स्वच्छ भी रहेगा। स्वच्छ और स्वस्थ दोनों को दुरुस्त करना है, तो इसके लिए हमको इसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की आवश्यकता। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड द साइट्स। ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और जो साइट्स हैं वहाँ भी ये कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है प्लांट में। और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, रिफाइनरीज हैं, जैसे पावर प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट है, मिनरल है, इनमें भी वेस्टेज निकलता है। प्लांट एंड केमिकल प्लांट भी होते हैं, उसको भी हमको मैनेज करना है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी आप समझ रहे होंगे कैसे एग्रीकल्चर में कैसे हो सकता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो वेस्टेड होते हैं, जैसे आपका पेस्टिसाइड में मैंने आपको बताया था, कंटेनर होता है, ऑयल फूल होते हैं, अदर एडजस्ट मटेरियल्स भी निकलते हैं, उनको भी हमको कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहिए। और बायोमेडिकल, जैव चिकित्सा जो आपकी होती है, उससे जो केमिकल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म हॉस्पिटल यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल सॉलिड वेस्टेज निकलता है, उसको भी मैनेज करने की आवश्यकता है। तो ये मैंने इफेक्ट सोर्सेस बताया कहाँ कहाँ से ये आपको वेस्टेज जो आपका है निकलता है और कैसे उसको मैनेज करना चाहिए। सोर्सेज क्या, फॉलोइंग मेजर सोर्सेज ऑफ द सॉलिड वेस्टेज। सॉलिड वेस्टेज के जो मेजर सोर्सेज थे वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो स्टूडेंट ये आप पढ़िएगा, ये मैं फाइल भी आपको भेज दूंगा। इसके बाद कल हम अब बात करेंगे स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ पुअर सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट। यदि हम सही तरीके से सॉलिड मैनेजमेंट को मैनेज नहीं करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है और क्या इम्पैक्ट होगा, हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए भी हम कल बात करेंगे। क्या इफेक्ट होगा ये तो हमने बताया स्टूडेंट कि हमको सही मैनेज करना चाहिए, इतने तरीके के ये वेस्टेड सॉलिड वेस्टेड होते हैं और इनको हमको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में मैंने बताया कि ये सॉलिड वेस्टेज कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन यदि हम सही तरीके से इसको मैनेज नहीं करते हैं तो हम हमारे पास क्या कंडीशंस बनेगी या हम पे क्या इफेक्ट होगा, ये हम कल देखेंगे स्टूडेंट कि क्या क्या इफेक्ट हमको मिलेगा। ओके, आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ।